तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है इंडिया गठबंधन जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश की बारी है, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है कि ये गठबंधन नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन बिखर गया है। ऐसी चर्चाएं हैं, इसलिए चर्चाएं क्योंकि दोनों दलों की तरफ से कम ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग तय हो जाए, उसके बाद अगर हम कहा जाए कि यात्रा में शामिल होंगे तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आजम खान साहब, हम एक बाइट सुना रहे हैं, अजय कुमार लल्लू साहब की बाइट है। अजय कुमार लल्लू साहब कह रहे हैं कि आप लोग क्या जल्दबाजी में हैं, वो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कह रहे हैं क्या जल्दबाजी है कि आप धड़ाधड़ नामों का ऐलान कर रहे हैं। 31 नामों का ऐलान कर चुके हैं, 31 सीटों पर आपने नामों का ऐलान कर दिया है, तो क्या जल्दबाजी है? चुनाव की घोषणा होने वाली है और जब पता है कि जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो उन सीटों पे ही हमने ऐलान किया है। और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों की जो उम्मीद है वो 20 सीटों पे जाएगी। 17 सीटों की बातचीत चल रही है, 17 से 20 सीटों के बीच कांग्रेस का है। अभी 31 सीटें ही अनाउंस हुई हैं, तो इसलिए ये कहना किसी भी वो साथी का ठीक नहीं है कि हम लोग कोई गलत वो जल्दीबाजी में अनाउंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाला समय, हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब ये सीटें कहां तक तय होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल सिर्फ गठबंधन और सीटों का नहीं है। सवाल जो मुद्दे हैं जमीन पे उनका सवाल है। उन मुद्दों के लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस चुनाव में जाएगा। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अभी आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ थी वो इस बात का पूरा पुख्ता उदाहरण थी कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कितने चरम पर है। छुट्टा पशुओं की समस्या, रोज जो है 2, 3, 4 आदमियों की मृत्यु हो जा रही है रोड एक्सीडेंट में, जिसमें पशु सामने आ जाता है। करीब 2% तक बेरोजगारी दर चली गई है। चलिए, सरकार का दावा है, आप लोग अलग से आरोप लगाते रहते हैं। अनिल शर्मा साहब, आप तो राष्ट्रीय दल है, आपको एक्सपीरियंस जो है, मैं आ रहा हूं सर, आजम खान साहब मैं आता हूं आपके पास। अनिल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आप तो राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी को बेहतर तरीके से समझते हैं, रणनीति को फाइनलाइज करने में आपको आगे आना चाहिए था। यहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करे और आप लोग बहुत पीछे हैं, जबकि बीजेपी की तैयारी जो है पिछले लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो गई थी, जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी, और अभी तक आप लोग नाम तय नहीं कर पाए। देखिए, चिंतन और मंथन दोनों अलग विषय हैं। रही बात सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाली बात, जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए खत्म, उसके बाद से ही कांग्रेस ने क्षेत्र स्तर पर कांग्रेसियों ने जाना शुरू कर दिया, जब अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी नहीं शुरू की, आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम इस प्रकार से क्षेत्रवार ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचल में कार्यक्रम होते रहे हैं और हो रहे हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और हम लोग पूरी तरह से इस देश को अस्थिरता से बचाने के लिए प्रयासरत है। इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान को बचाने के लिए हुआ, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल सभी लोग एक मंच पर आए तो सिर्फ इसी वजह से आए कि हम लोग इस लोकतंत्र को बचा सके। रही बात अनिल शर्मा साहब, मध्य प्रदेश में 6-7 सीटों पर पेच अटक जाता है, यहां पर 3 सीटों का मसला है। 17 तो दे रही है समाजवादी पार्टी और 20 आप लोग डिमांड कर रहे हैं। 3 सीटों पर मामला फंस जाता है और देश कहीं दूसरे नंबर पर चला जाता है आप लोगों के लिए। सियासत इस तौर पर चल रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। संजय चौधरी साहब, ये जो गठबंधन है, आप लोग तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से तैयारियों में जुट गए थे और अभी लगातार तैयारियां चल रही है, आज भी एक बड़ी बैठक हुई है, तो आपको विपक्ष की तैयारियों को बीजेपी किस तौर पर देखती है? और अगर यह बिखरता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, आरएलडी तो आपके साथ हो गई, अब ये जो दोनों पार्टियां हैं अलग अलग लड़ती हैं चुनाव, तो आपके लिए मिशन 80 ज्यादा आसान हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संगठनात्मक आधार पर पूरे देश के अंदर हारे हुए बूथों पर अपने वोट को बढ़ाकर वहां पर संगठन को मजबूत करके वहां और एक्टिव लोगों को जोड़कर और जो वहां के वोटर हैं उन वोटरों के आधार पर जो नए वोटर जुड़े हैं उनको अपने साथ जोड़ने का देशव्यापी कार्यक्रम लगातार चला रही है।
हारी हुई सीटों पर हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। क्लस्टर्स में केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है और उसके आधार पर इन हारे हुए सीटों पर, हारे हुए बूथ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 साल से इस पर तैयारी कर रही है। उस तैयारी का ही ये असर है कि पूरे देश में आपने देखा होगा कि 8 महीना पहले इन सारे विपक्षी दलों ने मिलकर कहा कि हम नरेंद्र मोदी को अकेले नहीं हरा सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए जी, 8 महीने पहले। और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके बाद अयोध्या से लेके बहरीन तक मंदिरों की प्रतिष्ठा के बाद ये जो लोकप्रियता है वो चरम पर पहुंच गई है। यानी कि जो 8 महीने पहले मोदी जी की लोकप्रियता थी, जनता के प्रति विश्वास था, वो और तेज होता जा रहा है, जबकि 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बने हुआ गठबंधन हर दिन और कमजोर होता जा रहा है। उसका जो न्यूक्लियर पॉइंट है वो निकल कर चले गए, रथ के पहिए छिन्न भिन्न हो गए, उसके महारथी गायब हो गए और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं ये आपस में ही इन नेताओं का विश्वास नहीं जम पा रहा, इसीलिए जनता की विश्वसनीयता पर ये खड़े नहीं उतर पा रहे और इसीलिए इनके मूलभूत सिद्धांतों का विरोध करते हुए इन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय पदाधिकारी इन दलों को छोड़ रहे हैं, इनके सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 8 महीने पहले जिस मानसिकता से एनडीए के बनाने की बात की गई होगी वो दिनों दिन और कमजोर हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी और लोकप्रिय हो रहे हैं और इसी आधार पर इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एनडीए 400 पार के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी का आना एकदम निश्चित है। अरविंद जी, ये बीजेपी जिस तौर पर काम कर रही है पिछले 10 सालों से, उस सियासत को टक्कर देने के लिए 8 महीने पहले जो कोशिश की गई इंडिया गठबंधन के तौर पर, वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं आज जो है जीबीसी को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री चले जाते हैं संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए, गोरखपुर जाते हैं, वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन बूथ स्तर की जब मीटिंग होती है ना, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग होती है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री सीधा बात करते हैं, पन्ना प्रमुखों से सामने बिठा करके बातचीत करते हैं और उन्हें मैसेज देते हैं कि आपको करना क्या है। दरअसल सियासत इस तौर पर होती है कि एक प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी पन्ना प्रमुखों से सीधा बातचीत कर रहा है। यह तैयारी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारी को किस तौर पर आप देखते हैं? कुंदन जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो दूरदर्शी होता है वो अपना एक सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करता है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे बड़ी खूबसूरती से जो है अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन तैयार करने में सफल रही है। आपने देखा कि किस तरह से आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्री को रिप्लेस किए और कहीं न चू हुआ न कहीं कुछ हुआ। दूसरी चीज जो एक संवाद जो होता है जनता का, आप देखते हैं कि जब मोदी जी किस तरह से कनेक्ट करते हैं, योगी जी जो है सड़क पर उतर के करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनका हौसला बुलंद होता है। और मजेदार बात यह कि उन्हीं में से किसी एक को राज्यसभा भेज दिया जाता है। अब इसी बार देखिए संगीता बलवंत को देख लीजिए, वो जो आपकी चंदौली की जो एक लेडीज कैंडिडेट थी उनको उठा करके भेज दी। यानी एक आम कार्यकर्ता को भी लगता है कि हमारा जो कार्य हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस में देख लीजिए, आज की तारीख में उसके पास सेकेंड लाइन की कोई टीम नहीं है। नतीजा क्या है कि उसका जो एक अपना थिंक टैंक है उसमें भी वही लोग हैं जो आज 20, 25, 30 साल से जो है कांग्रेस की राजनीति को साध रहे हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात एक चीज और है, वह है कि जनता में विश्वसनीयता। अब देखिए 2014 के बाद भारतीय राजनीति जो है वो करवट ली है, वो डिलीवरी को ज्यादा सरकारें जो है महत्वपूर्णता के साथ आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश पे ही देख लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के देख लीजिए, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह न केवल डिलीवर हो रही है, उसकी कायदे से मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये एक चीज जो देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि आज की जनता जो है वो जाति के सवाल से हट करके, कम्युनिटी के सवाल से हट करके, मूछ के सवाल से हट करके वह देख रहे कि हमारे हाथ में क्या आ रहा है। ये बड़ी चीजें होती है। पहले क्या था, एक दशक पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जातियों का खोलता हुआ कुंड है, यानी जातियों को, और डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि जातीय किसी बीमा है कि जिसका प्रीमियम भी नहीं चुकाना पड़ता। और यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत को देखिए, लेकिन पिछले चुनाव ने साबित कर दिया कि वो जो कहा जाता था अरविंद जी, वो चीज एकदम उलट गई। क्योंकि अगर हम बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कॉम्बिनेशन को देखें, गठबंधन को देखें, और उसके बाद ही बीजेपी 50+ % से ज्यादा वोट लाती है, तो उस चीज से तो उत्तर प्रदेश उभर गया है।
बिल्कुल कुंदन जी, देखिए ना, अब गैर जाटो जो है 41% 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दिए। जो जाटो है, जो बसपा का, वो जो है 21% दिए हैं। ओबीसी 66% दिया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जो एक कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आकांक्षाओं की राजनीति फलीभूत हो रही है। हाँ, जी जी ठीक है सर, मैं लौटता हूं। आजम खान साहब, आपके हिसाब से ये चैप्टर क्लोज होगा या नहीं होगा, इसका परसेंटेज कितना है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसमें तो लग रहा है कि भाई अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। आजम खान साहब, आपको कितनी उम्मीद है कि ये गठबंधन होगा? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है और चुनाव 2024 का साथ में लड़ेगी। अभी कह रहे थे जो राजनीतिक विश्लेषक जी कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विकास इतना ही हुआ है कि ग्लोबल इंडेक्स जो है, हंगर इंडेक्स है, उसमें 125 देशों में हम लोगों का स्थान 111वां है। मतलब सिर्फ 15 देशों के नीचे हम लोग हैं। तो यही विकास हुआ है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे लाके खड़ा कर दिया गया है, यही विकास हुआ है। और करप्शन पे हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ग्लोबल जो करप्शन का इंडेक्स है उस पे भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। विकास जमीन पे कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजों और आंकड़ों में विकास है। और आंकड़े भी जो आते हैं वो पीएमओ निर्धारित करता है कि कौन से आंकड़े दिए जाएं और कौन से आंकड़े न दिए जाएं। जब आंकड़े छिपाए जाएंगे तो कोई भी चीज सामने नहीं आ सकती है। इसलिए ये सारी चीजें इन लोगों की सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और जमीन पे संजय जी जवाब दीजिए। तो किसान परेशान है, दलित परेशान है, नौजवान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। अभी ठीक है संजय जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, थोड़ा वक्त कम है। आजम साहब, संजय जी को आप सुन लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब संजय जी का। संजय जी देखिए, मुझे लगता है कि जिनको एक आरोप और दिखाई नहीं देता, निश्चित रूप से वही इस प्रकार के आरोप लगाने की बात कर सकते हैं। रिपोर्ट आई है, उसमें उनका कहना है कि ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के हर चलाए गए हैं। आजम साहब सुन लेते हैं, आप संजय जी को सुन लेते हैं। अभियान के तौर पे देखा गया है और महासचिव का कहना है, गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण है, गैर कानूनी है, भेदभावपूर्ण है। बजट साइज 10 डबल हुआ। आजम साहब, एक एक करके ना दोनों की आवाज नहीं जा रही है। आजम साहब, आपकी आवाज सुन ली हमने कि भाई बुलडोजर एक्शन पर आप लोग सवाल उठाते रहे। बुलडोजर एक्शन पर आप लोग सवाल उठाते हैं। आप संजय जी, सवाल ये है ना कि ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात ये चल रही है कि जो नहीं, आप लोगों का देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। विदेशी एजेंसियां जो कह देती है उस पर आपको भरोसा है, लेकिन विदेशी एजेंसियां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जिक्र करती है, तब उस एजेंसियों को आप लोग नकार देते हैं। भाई अपने चॉइस से आप एजेंसियों को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। अब आजम खान साहब, संजय जी को सुन लेते हैं। संजय चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं, सत्ता पक्ष को भी सुन लेते हैं। संजय जी, विश्वास है और वो देखिए आजम खान साहब, अरे आजम खान साहब सुनना तो सीखिए कम से कम। इस तरह से समाजवादी पार्टी के कल्चर के हिसाब से बहस में नहीं कूदा कीजिए। आज उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? आज उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस हाईवे का प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में 11 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में हर घर तक बिजली बजट साइज हो कहाँ गया, कहाँ है जमीन पे? 40 लाख करोड़ रुपए का एमओयू जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुआ था, उसमें 4000 करोड़ रुपए भी जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी आपने 10,000 करोड़ और अनाउंस कर दिया। अरे चुनाव से 2 महीने पहले भूमि पूजन करके कौन सा वो आ जाएगा? समाधान हुआ है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और भूमि पूजन कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे बनाना था तो जमीन पे बनाते, जैसे समाजवादी पार्टी ने बनाया था। अमूल का प्लांट लगाया, इकाना स्टेडियम लगाया, पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, मेट्रो बनवाई लखनऊ। ये सब बातें मैं सिर्फ लखनऊ की बता रहा हूँ। आजम साहब चलिए, ये सारी बातें आप लोग तो जनता के सामने कर लीजिएगा। संजय जी मैं रोक रहा हूँ, आप दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं तो फिर जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को। अनिल शर्मा साहब, वो सवाल जो मैंने पूछा आजम खान साहब से, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस गठबंधन की उम्मीदें कितनी दिखाई देती है आपको? और ये जो मैसेज जा रहा है कि भाई दोनों दल जो हैं उन दिल नहीं मिले हुए हैं। अब भले गठबंधन हो जाए, दिल तो तब मिले कहे जाते हैं ना कि जब कांग्रेस के
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होते तो दिल तो मिलावा कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस गठबंधन की कितनी उम्मीदें आपको लगती है और इस पर फिर कितना जनता भरोसा करेगी इस गठबंधन पर? अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा निवेदन मीडिया से है कि कम से कम इंडिया गठबंधन पर रार के नाम मामले में इस प्रकार का भ्रामक प्रचार न फैलाए कि इंडिया गठबंधन कब तक चलेगा, कब हटेगा, कब गिरेगा। इंडिया गठबंधन में अगर एक दो पैर अगर निकल गए तो उससे ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है। और रही बात सीट बंटवारे की, सीट बंटवारे भी बड़ा दिल रखते हुए अखिलेश यादव जी बड़ा दिल रखेंगे और कांग्रेस के लोग भी बड़ा दिल रखेंगे। ये निश्चित समझ लीजिए कि सीट बंटवारा भी बड़ा इतना प्यारा सामंजस्य के साथ होगा कि विरोधी हमारे देखते रह जाएंगे और इंडिया गठबंधन मजबूती ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने आंकड़े गिनाए हैं कि 24 घंटे बाद बिजली मिलती है, चलिए देहात क्षेत्र में, चलिए ग्रामीण अंचलों में, उनमें जहां डीबीएनएल की लाइट है या सरकारी लाइट है वहां कितने घंटे लाइट आती है। ये सड़कों पर किस प्रकार से गड्ढे हैं, 4-4 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी भर कर लाती हैं, उनके कांधे टूट जाते हैं जिस प्रकार से पानी भर भर के लाती है। ये झूठ का पैमाना छलकने लगा है और जनता को केवल झूठे दिलासे और बेवकूफ बनाने के लिए हम गालिब ख्याल अच्छा है। आपको चाहिए कम से कम जनता से कुछ तो सीखिए। आप जिस प्रकार से रोजगार की बात कर रहे, कितने रोजगार आपने दिए। किसान मरता है, किसान को आप खालिस्तानी कहते हैं। राहुल जी जगह क्षेत्र से निकल गए और तुरंत आपके कार्यकर्ता वहां गंगा जल से धोने लग जाते हैं। ये ओछी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पैमाने हैं वो जितना सूझबूझ का पैमाना है वो छलक चुका है। और इंडिया गठबंधन के डर से ये निश्चित समझ लिए ये राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी कुछ भाजपा प्रवक्ता, भाजपा के लोग बैठने लगे हैं जो केवल नहीं। अनिल शर्मा साहब, आपने एक तरीके से सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, अरविंद जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, विपक्ष को तो आप खड़ा करते ही थे। आप विपक्ष को तो खड़ा करते, लेकिन वजह तो आप लोग दे रहे हैं सर। बिहार में गठबंधन टूट जाता है, पश्चिम बंगाल में टूट जाता है, पंजाब में टूट जाता है, दिल्ली में टूटने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि जब तक गठबंधन के सीटों का ऐलान नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, इसमें मीडिया का कोई दोष नहीं है, ना राजनीतिक विश्लेषक का दोष है और ना ही बीजेपी का दोष है। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता था कि एक प्रवक्ता जो कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों तक, मुझे याद है 2010 में कृषि मंत्री शरद पवार साहब थे, जस्टिस दीपक कपूर की खंडपीठ ने कहा था कि आप जो है गरीबों तक अनाज पहुंचाइए, गोदामों में क्यों सड़ा रहे हैं। शरद पवार साहब ने सीधे हाथ खड़ा कर दिए, कहे कि हमारे पास जो है बांटने का, लोगों तक पहुंचाने का कोई तंत्र नहीं है, वो गोदामों में अनाज सड़ाया जाता है। दूसरी चीजें बिल्कुल, ये देखिए सरकार का डिलीवरी सिस्टम ये है कि एक वक्त था जब कृषि मंत्री कहते थे भाई हम गरीबों तक, जब कोर्ट कह रहा है कि गरीबों तक अनाज पहुंचाइए, तब वो अनाज नहीं पहुंचा पा रहे थे। और अब जब गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, तब पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये फाइनल चैप्टर है गठबंधन का, ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी कम से कम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हुई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गुंजाइश नहीं है इस गठबंधन के फाइनल स्टेज तक, यानी कि लोकसभा तक, चुनाव तक बने रहने का की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।